हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2024 की इन्वायरमेंट के एक न्यू क्लास में। आज की हमारी इन्वायरमेंट की क्लास नंबर सेकंड है। फर्स्ट क्लास को जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लें। और साथ ही में साइकोलॉजी की क्लासेस को भी हम लोगों ने जो है ना स्टार्ट कर दिया है, जिनकी 4 से 5 क्लासेस हो गई हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर उन क्लासेस को भी आप लोग देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास में हम लोग एनवायरनमेंट की पैडागोजी को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 15 नंबर की सीटेट एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज की इस क्लास में हम लोग वही क्वेश्चंस को पूछेंगे जो कि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लाभदायक है। देखिए, कमज़ोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना। जो कमज़ोर छात्र हैं उनकी मदद के लिए क्या हम उन्हें प्रेरित करेंगे, जिससे कि विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताएं बढ़ेंगी। उसे जांच करने के लिए, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए, या फिर उसे स्व अध्ययन के लिए निर्देश देना। देखिए, स्व अध्ययन यहाँ पर सही बात नहीं है, क्योंकि समूह में कार्य करने से बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। उसे जांच करने के लिए भेजेंगे क्या, इतना भी बड़ा नहीं है वह। कमज़ोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करेंगे। जो कमज़ोर छात्र हैं वह अपने आप में तो हीन भावना रखेंगे ना, तो इसलिए उसे क्या करना है, उस बच्चे को जो प्रतिभाशाली है उसको नई परियोजना में उसकी मदद करेंगे, जिससे कि वह अपनी जो क्षमता है ना उनको बढ़ा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर एनवायरनमेंट पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। देखिएगा, यहाँ पर नहीं है लिखा है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। कभी कभी ये नहीं हट जाता है और है आ जाता है, हम लोग इसको नहीं समझ लेते हैं। नहीं है, एनवायरनमेंट पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। देखिए, प्रकृति और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना, ये तो है। हम उसे प्रकृति के बारे में बताएंगे और सामाजिक पर्यावरण के बारे में बताएंगे। संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समावेशी और व्यावहारिक गतिविधियों को संलग्न करना, ये भी बताएंगे। मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थी का नेतृत्व करना। जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना। जीवन और पर्यावरण की चिंता कि भाई पर्यावरण जो है ना कितना प्रदूषित हो रहा है, उन सभी के बारे में क्या करना, आत्मसात करना, मतलब उसे जागरूक करना, ये भी करेंगे। बट हम क्या नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड की मूल्यांकन के लिए, मूल्यांकन मतलब जांच करना है, उसके लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ, मतलब उसे परिभाषाएं बता देंगे और शब्द बताएंगे, उनके अनुसार नहीं बताएंगे उनको, बल्कि प्रत्यक्ष तौर पर बताएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अगला है, एनवायरनमेंट ईबीएस पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार क्या है। छात्रों को रेल किराए के बारे में बताना। क्या सिर्फ हम रेल किराए के बताने के लिए उनको रेलवे टिकट बता रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं। हमें उस आंसर को ढूंढना, उस ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सोचे विचारे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जाने। उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्त क्षरों का ज्ञान प्रदान करना, ये हो सकता है। निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना, ये भी नहीं होगा। वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन को कौशल को विकसित करने का अवसर देना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि भाई बच्चों को टिकट क्यों दिखा रहा है, वास्तविक जानकारी, मतलब उन्हें वास्तविक जानकारी प्राप्त होगी कि इस प्रकार से जो है ना टिकट का उपयोग होता है। बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना, वे उसका अवलोकन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक मतलब ट्रेन जाना है, कितना किराया लग रहा है, कितनी दूरी है, ये सभी चीज़ें। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है, बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर, हम कोई भी चीज़ करते हैं ना, यदि हम उसे प्रैक्टिकल के तौर पर करते हैं तो उसे काफ़ी अच्छे से सीख जाते हैं। तो यहाँ पर बीज अंकुरण की अवधारणा को यदि बच्चे को सिखाना है तो बिल्कुल वही की वही प्रक्रिया करवाना पड़ेगी कि बीज को बोएं, ठीक है। उसके बाद जो विभिन्न चरण है उनका पालन करें और उस पर चित्र बनाएं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर नहीं, बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके या फिर बीज अंकुरण की तस्वीर दिखाकर नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है कि बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एनवायरनमेंट पाठ्यपुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। कि इनमें से कौन सा उद्देश्य है जो कि पजल और जो पहेली ने उनको शामिल करने का नहीं है। छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित होगी, बिल्कुल होगी। यदि वह पहेली और पजल को सुलझाएंगे तो आलोचनात्मक चिंतन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चिंतन करेंगे, मनन करेंगे पहेली को सुलझाने में और पजल को सुलझाने में, तो ये तो उद्देश्य है। छात्रों में तर्क क्षमता को विकसित करना, ये भी होगा। छात्रों के मन को भ्रमित करना, बिल्कुल यहाँ पर नेगेटिव वर्ड है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा। छात्रों के मन को, यहाँ पर मन कर लेना इसको, ठीक है, मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। यहाँ पर देखिए ये भी उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन हो गया है।
अब यहाँ पर हमको सबसे बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 ये तो उद्देश्य है, छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 भी क्या ये उद्देश्य नहीं है? देखिएगा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों के दोनों यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर छात्रों के मन को भ्रमित करना, बट यहाँ पर जो आंसर है ना इसका ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। यदि ऑप्शन नंबर सी डी आता है उपरोक्त दोनों हो जाएंगे। यहाँ पर इसको भी आपको ध्यान रखना है। बट यहाँ पर देखिए छात्रों के मन को भ्रमित करना, उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना, ये उद्देश्य भी नहीं। ऑप्शन नंबर दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। आई थिंक यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि, या फिर यूँ कहें कि ये आपको भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन भी है कि सबसे बेस्ट कौन सा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम बात कर सकते हैं सी जो है ना वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि छात्रों के मन को भ्रमित करना, और छात्रों के मन को भ्रमित करना, उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। यहाँ पर यह भी नहीं है कि उस भ्रम का वह आनंद लेते रहें और हम उनके मन को भ्रमित कर दें। ऑप्शन नंबर ये दोनों ही आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना, सी और डी यहाँ पर करेक्ट कर लेना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईबीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधि शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? तो चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि खाना डालते वक्त खतरा हो सकता है कि बच्चों के, ठीक है ना, खाना छुड़ाने के लिए जानवर उन पर हमला कर दें, कुछ इस प्रकार की चीज़ें, उनसे दूरी रहेंगे और उनको खाना ले जाने के लिए नहीं कहेंगे बहुत सारा। चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीर लेने के लिए कहेंगे जिन्हें वहाँ देखें, क्योंकि इससे वह सोचेंगे विचारेंगे, ठीक है। चिड़ियाघर में जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए फिर ड्राइंग की किताबों में अपने साथ ले जाना, बिल्कुल, क्योंकि वह चित्र बनाएंगे तो वे चिंतन करेंगे। चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजनों का पता लगाना कि शेर क्या खाता है, गाय क्या खाती है, ठीक है ना, चिड़िया क्या खाती है, यहाँ पर पक्षी क्या खाते हैं, कछुआ क्या खाता है, मगर क्या खाता है, इन सभी चीज़ों का क्या है चित्र बनाएंगे। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे, इससे खतरा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंचरित अब शिक्षक अवलोकन, प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। देखिएगा आगे, वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं, ये तो होगा ही नहीं, सिर्फ परीक्षाओं से सब कुछ नहीं हो जाता, प्रैक्टिकल भी कराना पड़ता है। पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थियों को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य, ठीक है ना, सिर्फ हम गृह कार्य नहीं देंगे बल्कि प्राथमिक स्तर पर छोटे हैं बच्चे, उनको औपचारिक शिक्षण छोटे बच्चों को कैसे दे सकते हो? प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ, कि भाई बच्चों के माता पिता के साथ निरंतर और असंचरित शिक्षक अवलोकन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं, तो किस प्रकार छात्रों को अपने दम पर सीखने और उन्हें अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए बिल्कुल यहाँ पर एनवायरनमेंट कक्षा में सरल प्रयोग प्रदर्शन किए जा सकते हैं कि छात्रों को अपने दम पर, मतलब है खुद ही चीज़ों को सॉल्व करें, सीखें और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए हम उनको जो है ना सरल प्रयोग प्रदर्शन कर सकते हैं। वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें प्राथमिक बच्चों की, ठीक है, जो छोटे हैं। छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों को नियंत्रित भी नहीं करेंगे, जो बच्चे कर रहे हैं उन्हें करने देंगे, ठीक है ना, जो ड्राइंग बना रहा है या जो भी सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी, असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। माता पिता भाई बहन द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट दिए जा सकते हैं, किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। ऐसा ही विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। सिर्फ हम असाइनमेंट ही नहीं देंगे उनको, असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। एकमात्र तरीका सिर्फ असाइनमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने की, कुछ चीज़ों के हासिल करने, अपने स्वयं के विचार भी उसमें डालने, निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान कर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, तो कौन सा शामिल है मानचित्र को पढ़ने के लिए? हम ये पिछली कक्षा में भी कर चुके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्थान दूरी दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझना चाहिए, तभी आप मानचित्र को अच्छे से जो है ना उसको पढ़ सकेंगे, कौशल विकसित होगा। अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता, बिल्कुल नहीं। एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता, उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल नहीं, बल्कि आपको स्थान दूरी दिशाओं की यदि अच्छे से ज्ञान होगा तो आप मानचित्र को काफ़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एनवायरनमेंट कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। पाठ को सुखद और रोचक बनाने में, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर
दुनिया की प्रकृति की कल्पना और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। एनवायरनमेंट कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए कविता और कहानी का उपयोग हम क्यों करते हैं, किस चीज़ में मदद करते हैं, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर। मतलब हम कहानी बताएंगे उन्हें, कई देशों के बारे में कहानी बताएंगे, कुछ कविताएं बताएंगे, तो वह वैश्विक स्तर पर दुनिया को समझेंगे, प्रकृति की कल्पना करेंगे, किस प्रकार से देश है वो प्रकृति है, और उसके पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देना। मतलब हम बात करेंगे कि पानी किस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है, तो बच्चे तरह तरह की चीज़ों को बताएंगे, सोचेंगे, विचारेंगे। शिक्षार्थियों के बीच भाषा और संस्कृति विविधता का ख्याल रखने में या छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एनवायरनमेंट कक्षाओं को शिक्षार्थियों के हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। एनवायरनमेंट कक्षाओं में को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियां और जांच में शामिल करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। तो इससे उन्हें किस में मदद मिलेगी, मतलब खुद वह करें, अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करने से क्या होगा कि उनकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी, मनन चिंतन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल विकसित करना, ठीक है, या फिर वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहतर तरीके से जानना, विषय में रुचि विकास करना, बिल्कुल नहीं। देखिए शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधि मतलब वह स्वयं के हाथों से करें, अच्छे से करें, मतलब प्रत्यक्ष रूप से करें, वह खुद सीखें उन चीज़ों को और जांच में शामिल करेंगे। तो क्योंकि इससे उन्हें किस चीज़ में मदद मिलेगी, अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को पीटी सरीसृप के बारे में पढ़ाते हुए वह कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्रों से उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहती है जो उसके पास थी, वह उपयोग कर रहा है, ठीक है ना, प्रेरक दृष्टिकोण का, डिडक्टिव अप्रोच का, इंडक्टिव डिटेक्टिव अप्रोच का, या फिर डिडक्टिव इंडक्टिव अप्रोच का। यहाँ पर देखिए एक शिक्षिका अपने छात्रों को पीटी सरीसृप, ठीक है, जो पीटी सिखाते हैं ना, वह उसके बारे में पढ़ाते हुए वह कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्रों से उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहती है कि इनकी विशेषताओं को खोजिए, इनसे क्या क्या लाभ हैं जो उनके पास होती हैं। तो वह उपयोग कर रही प्रेरक, मतलब उसे प्रेरित कर रही है प्रेरक दृष्टिकोण का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है, ठीक है ना, जानवरों के बोझ पर क्या ले रहा है, कक्षा ले रहा है। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाती है जहां एक गधा सामान से भरा हुआ और गधा चलते समय लंगड़ा कर चलता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है, तो किस प्रकार की कोशिश कर रहा है भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सबसे पहले देख लो कि पशुओं का अधिभार और शोषण, बिल्कुल उसे वीडियो दिखा रहा है कि गधे पे सामान रखा हुआ है और उसमें बड़ी मुश्किल से चल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी पशुओं का अधिभार और शोषण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि गधा चलते समय कैसा लंगड़ा कर चलता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है, जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है, ठीक है ना, चर्चा करने से पहले एक वीडियो दिखाती है। आगे देखिएगा, गधे की उपयोगिता, बिल्कुल नहीं, गधे का उपयोग परिवहन के लिए किया जा सकता है, या फिर डी, ए या बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पशुओं का अधिभार और शोषण बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट के पीछे की विचारधारा अरबिंदो और गांधी जैसे शिक्षकों विचारकों के दर्शन के साथ मेल खाती है। जैसे कि एनवायरनमेंट, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। सबसे पहले एनवायरनमेंट के पीछे की विचारधारा मतलब कुछ जो पर्यावरणविद हैं, ठीक है ना, मतलब जो इनके ज्ञाता हैं पर्यावरण के, उनके बारे में जो लेख लिखे हैं उन्होंने कहा है, जिनमें से अरबिंदो और गांधी हैं, जैसे शैक्षिक विचारों के दर्शन के साथ मेल खाती। मतलब एनवायरनमेंट क्या करती है, शैक्षिक विचारकों के दर्शन के साथ मेल खाती है। जैसे कि एनवायरनमेंट बच्चों में समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करती है, बच्चों का समग्र विकास, बिल्कुल, क्योंकि ये जो ऑप्शन नंबर 1 में आ जाएगा और ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि बच्चों का समग्र विकास, बच्चों में सामाजिक क्षमताओं का विकास करना है। फिर ये सभी, देखिए इसका आंसर हम ये सभी क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी ये आप आ गया किसमें, ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि समग्र विकास है। अगला देखिए, ईबीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एक संकेतक हैं। किस चीज़ का संकेतक, बच्चों को क्या नहीं पता है, बच्चे क्या जानते थे। ईबीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एक संकेतक हैं। देखिए सबसे पहले यदि आप किसी कक्षा में जाएंगे तो बच्चे तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, तो इससे ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि हम उससे जान सकते हैं कि बच्चे क्या क्या चीज़ें जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चे क्या जानते हैं इसके संकेतक होते हैं। ये स्वीकार करता है कि शिक्षक समझने में सक्षम नहीं है, तो कोई बात ही नहीं हुई। बच्चे की याद करने की क्षमता, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईबीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है।
शिक्षण शिक्षक यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि ईवीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण जो है ना वह शिक्षित या शिक्षण रणनीति है। यह सीखने वालों को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। यह दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। इससे शिक्षार्थियों में कहानी लेखन की क्षमता विकसित होती है। यह पाठ को बहुत रोचक बनाता है। देखिए, सिर्फ पाठ को रोचक बनाना और सिर्फ लेखन की क्षमता का हम विकास नहीं कर रहे हैं, हम समग्र विकास पर फोकस करते हैं। हम लोगों ने जैसे कि जो लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है, ईवीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण गतिविधि है। तो यह दूसरों के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता को विकसित करती है। हम स्टोरी, अगर यदि किसी पे स्टोरी लिखेंगे तो उसके बारे में हम कल्पना करेंगे तभी तो लिख पाएंगे ना। एक प्राथमिक शिक्षक, यहाँ पर एक बार, ईवीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। यह दूसरों के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता को विकसित करते हैं। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह सीखने वालों को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। फिर इससे शिक्षार्थियों की कहानी लेखन की क्षमता विकसित होती है। यह पाठ को बहुत रोचक बनाते हैं। सी और डी होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल, ठीक है ना, विभिन्न फसलों त्योहारों पर चर्चा कर रहा है, ठीक है। तो यह उनकी मदद करेगा इन त्योहारों के बारे में जानने, इसके बारे में तो करेगा ही, ठीक है ना। हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधताओं को जानने, ठीक है, ये भी हो सकता है। उनके अनुभवों को अर्थ प्रदान करके, तो ए और बी सही हो जाएगा। उनके अनुभवों को सिर्फ अर्थ प्रदान करके नहीं, ठीक है, मतलब उन्होंने क्या चीज़ें अनुभव की हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी मतलब डी सही हो जाएगा। इन त्योहारों के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। और किस पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर फसलों पर। तो वह जो फसल है ना, हमारे देश में किस प्रकार से कटाई होती है, उस प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधताओं को समझेंगे। विज्ञान का एक गतिशील शरीर है। विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है। इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है। यह समय के साथ बदलता रहता है। बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि सभी चीज़ें समय के साथ बदलती रहती हैं। इससे रचनात्मक लोग शामिल हैं, ये भी हैं। इसका विस्तार होता रहता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील, ठीक है ना, मतलब परिवर्तनीय शरीर है। यह समय के साथ बदलता रहता है, ठीक है ना। विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विज्ञान कैसा है, गतिशील है। तो यह समय के साथ बदलता रहता है। ऑप्शन नंबर बी, यह समय के साथ बदलता रहता है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में व्यावहारिक कार्य में छात्र शामिल हैं, केवल प्रयोगशाला केवल काम करती है। ऑप्शन नंबर बी, ए और बी बिल्कुल नहीं है। दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना, बिल्कुल हम व्यावहारिक कार्य करेंगे तो छात्रों को हम व्यावहारिक कार्यों में शामिल करेंगे। वह खुद चीज़ों को सीखेंगे। दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना, जो उनके हाथों के, मतलब जो उनके सामने नहीं है, हाथों के अनुभव ही, सिर्फ हाथों के अनुभव ही नहीं होंगे ही, मतलब यहाँ पर सीमित बात हो रही है, तो हम सीमित कोई भी चीज़ नहीं रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। स्कूल केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित या शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है कि बाल केंद्रित होना चाहिए। तो गाइज, हम लोगों ने आज की इस क्लास में एनवायरनमेंट के 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, जो कि पेडागोजीज हैं, और पेडागोजी 15 नंबर की आती है। तो इन क्वेश्चन में से लगभग जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, लगभग सभी क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस है ना, वह भी आप लोग जो है ना देख सकें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट क्लास को अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।